लास्ट क्लास बताइएगा कहाँ तक बताए थे। लास्ट टॉपिक कहाँ तक हुआ था? सर नॉर्नेस्ट इक्वेशन फॉर कंप्लीट गैल्वेनिक सेल रिएक्शन। सवाल बनाए थे उसका? हाँ सर बनाए। कंफ्यूजन। तो इसमें ये गिब्स एनर्जी का मतलब ये गिब्स एनर्जी बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रूफ देख लीजिए पहले, आगे बढ़ने से पहले। फॉर्मूला तो डायरेक्ट बता दिए थे। अब इसमें प्रूफ देख लीजिए। तो प्रूफ था इसका आपको, मतलब जो बता रहे थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, वो इस तरह से कि पहली बात तो इक्विलिब्रियम पोजीशन होना चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम जब तक पोजीशन नहीं आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब Kc। अब इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है गैल्वेनिक सेल में, इस पे पहले चर्चा करते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जब हम लोग, याद होगा पढ़े थे, बताइए सिमरन, एनोड तरफ कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ता है कि घटता है? एनोड तरफ सिमरन अब बताइए, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है आपको एनोड पोल की तरफ, उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है कि घटता है? सर इंक्रीज होता है। और अंकिता आप बताइए, कैथोड तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है वहाँ पे। डिक्रीज होता है, बिल्कुल। तो एक तरफ इंक्रीज हो रहा है, देखिए गौर कीजिए, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यही जब इंक्रीज और डिक्रीज का रेट, गौर से सुनिएगा, इंक्रीज और डिक्रीज का रेट इक्वल हो जाता है, तो देखिए इंक्रीज का अपोजिट हुआ कि नहीं? डिक्रीज। लॉजिकल सोचिए, इंक्रीज का रिवर्स प्रोसेस डिक्रीज। हम लोग जानते हैं कि इक्विलिब्रियम में खास, सबसे खास बात क्या होता है कि रिवर्स का प्रोसेस होना चाहिए। पहली बात तो रिवर्स प्रोसेस होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। तो एक तरफ इंक्रीज कर रहा है क्योंकि मेटल बदल रहा है मेटल के टाइम में। देखिए इसको थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं, ये पढ़ा चुके हैं पीछे, शुरुआत में ही पढ़ाए थे। एनोड तरफ ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड तरफ रिडक्शन होता है। एनोड तरफ ऑक्सीडेशन और कैथोड तरफ रिडक्शन। तो इस तरफ क्या होता है? एनोड तरफ मेटल मेटल केटायन में बदलता है, और इस तरफ इसका रिवर्स प्रोसेस होता है, मेटल केटायन मेटल में बदलता है। मतलब ये मेटल कहां से आया? एनोड पोल से, और मेटल केटायन में बदल करके मिक्स हो गया, मिक्स इनटू इलेक्ट्रोलाइट। याद होगा ये शुरुआत में ही पढ़ाए थे, शुरू में कंस्ट्रक्शन के दौरान ही ये टॉपिक बता चुके हैं। तो इस तरफ जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और इस तरफ जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? घट रहा है। मतलब इस तरफ रिवर्स हो रहा है। ये फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट चेंज इनटू मेटल एंड डिपोजिटेड एट कैथोड। अब यही इन दोनों का जब रेट बराबर हो जाता है, मतलब रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन of electrolyte of anode pole is equal to rate of decrease in concentration of electrolyte of cathode pole, then it is called equilibrium। बात समझे? इक्विलिब्रियम के समय में गिब्स एनर्जी, या गिब्स एनर्जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी या ई सेल जीरो हो जाएगा। तो देखिए हम लोग मतलब यहाँ पे दोनों चीज सीखेंगे, बोर्ड बेस्ड भी और कंपटीशन बेस्ड भी। मतलब बोर्ड बेस्ड में कैसे क्या सवाल पूछता है, कंपटीशन बेस्ड में कैसे क्या पूछता है, दोनों ट्रैक पे चलेंगे। तो देखिए हम लोग सबसे पहली बात तो ये कहेंगे कि व्हेन रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ एनोड पोल is equal to rate of decrease in concentration of electrolyte
of cathode pole. Then it is called equilibrium. अब इक्विलिब्रियम के समय में क्या क्या होगा, देखिए जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो एट इक्विलिब्रियम पहली बात तो गिब्स एनर्जी जीरो हो जाएगा। हम देखिए गिब्स एनर्जी की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी नहीं, गिब्स एनर्जी जीरो होगा, ई सेल जीरो होगा, ई नॉट सेल नहीं, ई नॉट सेल जीरो नहीं होगा, ई सेल जीरो होगा, और क्यूसी जो है वो केसी में बदल जाएगा, मतलब क्यूसी इक्वल टू केसी, मतलब ये तीन बातें होंगी। तो चलिए एक एक करके फॉर्मूला डेरिवेशन कर लेते हैं। सबसे सर हाँ बोलिए। सर वो जो ऊपर में जो सेंटेंस के रेट के बाद क्या है? Rate of increase in concentration of electrolyte of anode pole is equal to rate of decrease in concentration of electrolyte of cathode pole. Rate of increase in concentration of electrolyte of anode pole is equal to rate of decrease in concentration of electrolyte of cathode pole. Then it is called equilibrium. आई बात समझ में? हाँ सर। तो अब जो है इसमें हम लोग सबसे पहले बेसिक जो फॉर्मूला है उस पर चलते हैं। तो बेसिक फॉर्मूला था गिब्स एनर्जी इक्वल टू स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी प्लस आरटी ln QC। तो एट इक्विलिब्रियम इस इक्वेशन में क्या क्या बदलाव होगा वो देखिए। एट इक्विलिब्रियम ये जीरो हो जाएगा और QC जो है KC में बदल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको इधर ले आते हैं, RT ln QC गिब्स एनर्जी, तो माइनस साइन लगा दीजिए, तो यहाँ पे ln QC हो जाएगा माइनस गिब्स एनर्जी बाई RT। तो इसीलिए QC क्या हो जाएगा, e टू दी पावर, मतलब ln है तो याद होगा बताए थे ना कि ln का बेस e होता है। तो इस केस में QC इक्वल ln को जब हम यहाँ से हटाएंगे, मतलब QC पहली बात तो सॉरी QC नहीं KC, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे लिख रहे हैं, KC हो जाएगा, QC नहीं होगा। तो KC इक्वल टू हो जाएगा e टू दी पावर माइनस गिब्स एनर्जी बाई RT। आई बात समझ में ये? तो ये जो है गिब्स एनर्जी के टर्म में हुआ, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी के टर्म में। अब इसी को यदि हम माइनस NF E नॉट सेल लिख सकते हैं कि नहीं? गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस NF E नॉट सेल। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आ रही है बात समझ में? तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब हमको KC इक्वल टू E टू दी पावर NF E नॉट सेल बाई RT। तो E टू दी पावर के टर्म में आपको एडवांस लेवल में पूछते रहा है सवाल, मतलब ये गिब्स एनर्जी के साथ मतलब कि रिलेशन, या ये जो नीचे बताया ये आपको एडवांस लेवल में, बोर्ड लेवल में नहीं, बोर्ड लेवल में 10 टू दी पावर के टर्म में आंसर रहता है, चाहे एनसीईआरटी में 10 टू दी पावर के टर्म में आंसर है। तो ये जो E टू दी पावर में लिखा है आपको, ये बोर्ड लेवल से मतलब है नहीं। बोर्ड लेवल के लिए हम लोग डायरेक्ट जो नर्नेस्ट इक्वेशन का लास्ट फॉर्म देखे थे उस पर लिख देंगे, तो वो आगे बता रहे हैं। पहले इसमें देख लीजिए, आदित्य समझ में आया ये कैसे क्या लिखे? यस सर। तो एक बार रिपीट कर दे रहे हैं फिर से, समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम कब मतलब कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कब बनता है, जब रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन और रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन एनोड और कैथोड का बराबर होता है। एनोड तरफ इंक्रीज होता है और कैथोड तरफ डिक्रीज होता है। जब ये दोनों इक्वल हो जाता है तो उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम के समय में आपको ध्यान रखना है गिब्स एनर्जी या ई सेल जीरो होता है, स्टैंडर्ड नहीं। स्टैंडर्ड कभी नहीं जीरो होगा। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी यदि जीरो होता तब तो ये फॉर्मूला ही नहीं आता। या लॉजिकल सोचिए, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी जीरो हो जाएगा और e टू दी पावर जीरो, तो हमेशा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 होगा। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चाहे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जीरो होगा नहीं।
तो ये जो ई के टर्म में लिखा है वो आपको बोर्ड लेवल में ई के टर्म में नहीं पूछता है, 10 टू द पावर के टर्म में पूछता है। मतलब हम लोग को लॉग, इसको लॉग में बदल देना है। तो उसके लिए चलिए हम सिंपली जो नर्नेस्ट इक्वेशन का जो सिंपलेस्ट फॉर्म जो हम लोग न्यूमेरिकल बनाने के लिए इस्तेमाल किए थे उसी में रख देते हैं कंडीशन। तो यहां तक कुछ पूछना है? सिमरन, अंकिता, आदर्श, किन्हीं को, निखिल, किन्हीं को कुछ पूछना है, कोई बात करनी है तो इसको इरेज करें। सर एक चीज, हाँ बोलिए। सर इस साइड में तो ऊपर में लिखा है डेल्टा आर टी इक्वल टू, तो सर आर टी एल एन के साथ क्यू सी लिखा है सर। हाँ एल के साथ क्यूसी। अब फिर इक्विलिब्रियम के समय में क्यूसी को कैसी की है? अच्छा जनरल इक्वेशन तो क्यूसी है, हम केसी कब लिख सकते हैं? खास कंडीशन पे। ऐसा इक्विलिब्रियम में। हाँ जब इक्विलिब्रियम हम बोलेंगे तब, तो जैसे इक्विलिब्रियम बोल दिया उसके बाद ये इक्वेशन बदल दिए। सिमरन कुछ पूछना है यहाँ तक? नो सर। तो आगे बढ़ते हैं तब। चलिए देखिए, अब जो हम लोग को जो एनसीईआरटी में चाहे बोर्ड लेवल में जो सवाल जो है उसके लिए सिंपलीफाई, लास्ट वाला इक्वेशन हम लोग सिंपलीफाई कर लेंगे। इसको इरेज कर रहे हैं। तो देखिए बोर्ड मतलब नर्नेस्ट इक्वेशन का जो सिंपलीफाइड फॉर्म था, सबसे लास्ट वाला फॉर्म, वो ये था। बाय नर्नेस्ट इक्वेशन ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यू सी। ये तो जनरल इक्वेशन था। अब इसमें एट इक्विलिब्रियम हम लोग क्या करेंगे? आगे तो बताइएगा, इक्विलिब्रियम के समय में ये जीरो होगा कि ये जीरो होगा? ई सेल जीरो होगा कि ई नॉट सेल? ई सेल। हाँ ई नॉट सेल नहीं। और क्यूसी को क्या में बदल देंगे? क्यूसी को की जगह पे क्या लिखेंगे? ई टू द पावर जो नीचे लिखा हुआ है सर। नहीं नहीं, क्यूसी, इक्विलिब्रियम के समय में इस क्यूसी की जगह पे केसी। इक्विलिब्रियम के ई सेल जीरो हो जाएगा और क्यूसी की जगह पे केसी लिखेंगे। ये दो चीज इसमें रख देंगे। तो यहाँ जीरो रख दिए। ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग केसी। अब इसको इस तरफ ले आते हैं तो 0.0591 बाई एन लॉग केसी इक्वल टू ई नॉट सेल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, लॉग केसी इक्वल टू एन ई नॉट सेल डिवाइडेड बाई 0.0591। अब इसीलिए लॉग है तो लॉग का बेस क्या होता है? 10। जैसे ln था तो ln का बेस e था तो e का पावर हो गया था, यहाँ 10 का पावर हो जाएगा। तो kc इक्वल टू 10 टू द पावर n e नॉट सेल डिवाइडेड बाई 0.0591। समझ गए? तो ये आपका फुल एंड फाइनल इक्वेशन आया। हाँ कुछ ऑथर जो है वो 10 के पावर की जगह पे लॉग को हटाने के लिए एंटी लॉग भी लिखते हैं। जैसे लॉग को हटाने के लिए एंटी लॉग टेबल बनाया गया, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि kc इक्वल टू एंटी लॉग एन ई नॉट सेल डिवाइडेड बाई 0.0591। तो आपको यदि एंटी लॉग टेबल दिया हुआ है तो आप ये नीचे वाले से बना सकते हैं। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में एंटी लॉग नहीं दिया हुआ है तो आप ऊपर वाले का इस्तेमाल कीजिए। मतलब फाइनल आंसर 10 टू द पावर ऐसे लिख दीजिए, एकदम 100% सही है, एक मार्क्स नहीं कटेगा। ये 10 टू द पावर के टर्म है। हाँ एंटी लॉग का वैल्यू दिया हुआ है, बोल दिया कि एंटी लॉग इतना बराबर इतना, तब फिर इसको सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है और तब फाइनल आंसर लिखिए। तो यदि एंटी लॉग का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आप सीधे 10 टू द पावर लिखिए, एंटी लॉग का वैल्यू दिया हुआ है तो फिर ये लिख दीजिए, क्योंकि उस केस में एंटी लॉग से आ जाएगा।
तो जैसे अब ये सवाल का फाइनल आंसर बताइए क्या होगा। हम यहाँ पे 2 सवाल लिख रहे हैं, आप फटाफट कॉपी पे बना करके आंसर बताइए। हाँ, एक बात जो यहाँ पे आपको और ध्यान रखनी है कि ये इक्वेशन जो अप्लाई होगा, अंकिता बताइए कितने टेम्परेचर पे, इस इक्वेशन में टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा पहले से? तो 298 केल्विन। बिल्कुल 298 केल्विन। ये इक्वेशन 298 केल्विन पे लागू होगा, नहीं तो फिर हमको पिछले इक्वेशन की मदद लेनी पड़ेगी, जो पिछला मतलब टेम्परेचर रख करके फिर। तो बोर्ड लेवल में तो फिक्स रहता है 298 केल्विन पे ही सवाल पूछता है। तो ये बनाइए, कैलकुलेट के सी। पहला है सबसे सिंपल इक्वेशन इसका, और दूसरा है mg 2ag प्लस एक्वस mg 2 प्लस एक्वस 2ag। ये दोनों सवाल बनाइए। दोनों में आपको केसी पता करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये दोनों 298 केल्विन पे, पहले से 298 केल्विन फिक्स है। वैसे भी एनसीईआरटी और बोर्ड लेवल में आप ध्यान रखिएगा 298 केल्विन रहता ही है, घुमा के सवाल पूछता है नहीं, सिंपल ट्रैक पे 298 केल्विन लिख करके सवाल पूछता है। ऑर्गेनिक का क्लास तुम नहीं ज्वाइन करते हो अंकिता? नो सर, तो नोमेनक्लेचर क्लियर है तुम्हारा? नहीं सर, पूरा तो क्लियर नहीं होगी। तो ये क्लास रहता है क्या उस समय? हाँ सर, हाँ सर। तो ये संडे वाला क्यों नहीं ज्वाइन करते हो? सैटरडे वाला मान लो मिस भी कर जाता है तो संडे वाला ज्वाइन करो। इस संडे को भी रहता है। अच्छा, कितना दिन अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है? क्या सर? ये कब कब क्लासेस चल रहा है अभी शाम में? फिर शाम में से 3 बजे से होता है। मैंने डेज डेली? हाँ सर, डेली होता है, बस ट्यूसडे को नहीं होता। ट्यूसडे को नहीं होता? ठीक है, अच्छा चलो, तो सेटिंग ये दिमाग में लेते हैं ऑर्गेनिक के लिए, ट्यूसडे को एक तुम्हारा नहीं रहता है ना? अच्छा, Yes, देखते हैं सबसे बात करके, नहीं होगा तो ट्यूसडे और संडे को 12 बजे कर देंगे, तब तो अटेंड कर ही लोगी। हाँ सर, तब कर लेंगे। ई नॉट सेल पता कीजिए, एन पता कीजिए, इसमें रख दीजिए, बस इतना ही आपको करना है। एन पता कीजिए, ई नॉट सेल पता कीजिए, और 10 टू द पावर एन ई नॉट सेल बाई 0.0591 गुना करके देखिए, यदि 10 का पावर में कितना फाइनल ला पा रहे हैं तो ठीक है।
हो गया। आदित्य अब बना नहीं रहे हैं? आदित्य यस सर। बना रहे हैं? यस सर, बना रहे हैं। सर पहला का होगा 10 का पावर 37.23। 37.23। देखिए तो आ रहा है सबका 10 का पावर 37.23। यस सर। सर सेकंड का 10 to the power 106.93। 106.93। देखिए सबका यही आ रहा है। सर सेकंड का 10 to the power 106.93। 106.93। सिमरन यही आया था? यस सर। हाँ, तो इसका मतलब सही है सबका। तो ये दो का कैलकुलेशन यदि एक जैसा है तो निश्चित तौर पे सही है। देखिए पहले वाले में तो ई नॉट सेल 1.10 वोल्ट आ रहा होगा फर्स्ट में। इसमें ई नॉट सेल जो है 1.10 वोल्ट और एन 2 है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, तो केसी के लिए 10 टू द पावर फॉर्मूला एन इंटू ई नॉट सेल है, मतलब 2 इंटू 1.10 डिवाइडेड बाई 0.059। अब ये कैलकुलेट करके जो आ जाए। दूसरा में ई नॉट सेल कितना आ रहा है, 0.80 और माइनस 2.36, यही आ रहा था ना। देखिए यही आ रहा है कि नहीं। यस सर। यस। तो ये ऐड करके कितना हो जाएगा आपको, 3.16। 3.16 और n इसमें भी 2 है। तो केसी इक्वल टू 10 टू द पावर 2 इंटू 3.16 डिवाइडेड बाई 0.0591, बस ये केसी आ जाएगा। तो इसमें मेन ई नॉट सेल आपको रहता है कि ई नॉट सेल आप कैलकुलेट करो और उसमें रख करके जो जैसे आ रहा है वैल्यू वही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड आपको सवाल। आपको इसमें कुछ और सवाल पूछ रही हैं तो आप पूछ सकते हैं। असाइनमेंट चेक किए हैं कि नहीं? असाइनमेंट अब यस चेक सर। करना। हाँ, अब असाइनमेंट चेक कीजिए उसको। ये वाला नर्नेस्ट इक्वेशन से आगे जो मतलब कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जितना भेजा गया है उसको चेक कर लीजिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो भेजा गया है उसको चेक करके कंप्लीट कीजिए, क्योंकि टॉपिक जो भी रिलेटेड टॉपिक था सारा हो गया है इसमें। अब सिर्फ आपको सवाल चेक करनी है। तो
जब तक चेक नहीं कीजिएगा तो पूछिएगा कैसे। तो जैसे देखिए, एक हम बता देते हैं इस तरह का सवाल जो बोर्ड लेवल में पूछता है आपको एनसीईआरटी का। ये देखिए, एक जो सेल नोटेशन के फॉर्म में जब दिया रहता है, तो पहला तो सिंपल सा ही है 3.1 का पहला, हम दूसरा बता रहे हैं 3.5 की हम बात कर रहे हैं, पेज 93 एनसीईआरटी एक्सरसाइज। और वैसे ये सवाल उस असाइनमेंट में भी है, यदि आप असाइनमेंट बना रहे हैं तो एनसीईआरटी बनाने की अलग से जरूरत नहीं है, ना एनसीईआरटी बनाने की जरूरत है, ना बोर्ड लेवल, ना क्वेश्चन बैंक। आपको असाइनमेंट जैसे जो हम भेज रहे हैं उसमें आगे पीछे नीट, आईआईटी और बोर्ड लेवल सब धीरे धीरे करके आपके पास पहुंच रहा है, जैसे जैसे भेज रहे हैं। तो आपको फर्दर उसमें किसी भी तरह का सवाल बनाने की एडिशनल जरूरत नहीं है। आप इतना बना लेते हैं तो बहुत ही पर्याप्त है, क्योंकि इसमें हर तरह का सवाल हम भेज ही रहे हैं आपको, बोर्ड लेवल भेज ही रहे हैं, एनसीईआरटी भेज ही रहे हैं, और जो नीट और आईआईटी लेवल है वो भी धीरे धीरे करके आगे भेजेंगे ही। तो एडिशनली आपको कोई खास बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप बनाते हैं, कुछ नया सवाल आपको मिलता है इसके अलावा जो हम भेज रहे हैं, तो आप बेशक पूछिए उसको, हम बार बार तो बोलते ही हैं कि आप उसको आराम से पूछिए। तो देखिए, ये सवाल जो है सिंपल सा, ये सिंपल सा ही है, एनसीईआरटी का 3.1 और 3.5 एक्सरसाइज का दूसरा बता रहे हैं। Fe solid change into Fe2 plus 0.001 m, Fe2 plus 0.001 m, H plus लिखा हुआ है 1 m, S2 गैस 1 बार, और लास्ट में प्लैटिनम। तो याद होगा हम बताए थे कि प्लैटिनम यहाँ पे क्यों लिखा जाता है। आदित्य बताइए, हाइड्रोजन वाले केस में या प्लैटिनम कहाँ लिखा जाता है, किस तरह के केस में, या यहीं पे लिखा गया है तो क्यों लिखा गया है, जरूरत क्या है प्लैटिनम लिखने की? रिएक्शन में तो भाग ले नहीं रहा है, रिएक्शन में तो हमारा H+S2 ले रहा है, तो फिर प्लैटिनम लिखने के पीछे क्या रीजन है आदित्य, क्यों लिखे हैं प्लैटिनम, जरूरत क्या है? आदित्य याद है कि भूल गए? ये बताए थे। भूल गए सर। निखिल आप बताइए क्यों प्लैटिनम लिखे हैं? सर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। क्यों, जरूरत क्या है, रिएक्शन में तो भाग ले नहीं रहा है सर आखिर। नहीं याद है। सिमरन आप बताइए क्यों यहाँ प्लैटिनम की जरूरत है? सर क्योंकि प्लैटिनम मेटल इलेक्ट्रोड है, वो सर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए उसी को यूज करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन जो है हमारा, वो उसे इलेक्ट्रिक करंट पास थोड़ी होगा, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, इलेक्ट्रिक करंट पास उससे करेगा कैसे? तो देखिए, जिस केस में आप देखिएगा कि नॉन मेटल होगा वहां पे प्लैटिनम रहेगा ही। आप आगे के सवाल में भी देख सकते हैं, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन में भी प्लैटिनम का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ब्रोमीन क्या है, जैसे उसी में जो, यदि आपके पास सामने में किताब है तो आप देख सकते हैं कि जहां जहां नॉन मेटल है वहां पे प्लैटिनम आया है, क्योंकि नॉन मेटल से इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रोड की जरूरत है, और इलेक्ट्रोड भी तो कैसा, जो रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा हो, मतलब रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा हो, क्योंकि रिएक्शन में यदि इन्वॉल्व हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा हो, आप सिंपली मतलब उसको इनर्ट रखेंगे, समझ गए? तो ये तो हो गया। अब इससे हम लोग रिएक्शन लिखेंगे, तो इसका रिएक्शन लिखने का तरीका कौन कौन जानते हैं? जैसे ये तो हो गया सेल नोटेशन, रिएक्शन कैसे लिखेंगे, आदर्श बताइए, इसको रिएक्शन फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? सर Fe पहले लिखेंगे, आप चलिए लिख दिए, आगे बोलिए। इधर हाइड्रो, इधर क्या लिखेंगे सर, दिख नहीं रहा ऊपर में। H+S2। सर तो फिर H+ लिखेंगे। हाँ चलिए लिख दिए। अब सर एरो के साइड में, हाँ एरो दे दिए। अब Fe2+ लिखेंगे। हाँ फिर 2+ लिख दिए। उसके बाद जो बचा सर अब इसमें कुछ और करेंगे, देखेंगे कि बैलेंस है कि नहीं। तो चलिए देखिए बैलेंस है कि नहीं।
ये रिएक्शन नहीं सर, बैलेंस। बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एक साइड 2 है और इस साइड 1 ही है, यहाँ पे 2 तो- लगा देंगे। तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। आगे बोलिए, और कुछ बैलेंस हो गया? यस सर। चार्ज बैलेंस है। इस तरफ टोटल चार्ज कितना है और इस तरफ टोटल चार्ज कितना है? सर एक साइड 1 है और एक साइड 2। इस तरफ कितना है 1 है सर, और इस तरफ? 2। तो फिर कैसे बैलेंस हुआ? तो बैलेंस नहीं हुआ। यदि इस तरफ 1 प्लस आप बोल रहे हैं तो फिर चार्ज कहाँ बैलेंस हुआ? और हमको तो फिर दोनों चीज बैलेंस करना है ना, नंबर भी और चार्ज भी। एक सेकंड सर, जैसे यहाँ पे H प्लस 1 है तो वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 H प्लस है तो यहाँ भी तो 2 है। अब सही बोले, 2 प्लस H प्लस पे तो 1 प्लस था, लेकिन H प्लस हमारा 1 नहीं है, H प्लस हमारा कितना है? 2 है, इसलिए 2 प्लस। और उधर तो 2 प्लस है ही, Fe पे बैलेंस है। अब ये बैलेंस है, तो अब इसका हम लोग पहले तो ई नॉट सेल पता कर लें। तो ई नॉट सेल इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट कैथोड। तो वो तो हमारा H प्लस S2 है जिसका वैल्यू 0 होता है। ई नॉट Fe2 प्लस Fe, तो ये 0 हो गया। चलिए बताइए Fe2 प्लस Fe का वैल्यू कितना होता है? -0.44। माइनस 0.44, तो ये प्लस 0.44 आ गया। अब इसके बाद हम लोग आगे तो तरीका बताए ही थे, याद होगा। ई सेल कैलकुलेट करना है। ई सेल क्या होता है? ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग प्रोडक्ट तरफ। तो प्रोडक्ट तरफ हमारा Fe2 प्लस है जो 0.0001 है, और S2 तो 1 बार प्रेशर पे है S2, तो 1 हो जाएगा। इस तरफ हमारा Fe सॉलिड है तो 1 H प्लस का स्क्वायर होगा, यानी कि 1 का स्क्वायर। अब ये ई नॉट सेल कितना आ गया? 0.44 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग। बाकी तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आगे बताने की जरूरत है। आगे सॉल्व हो नहीं जाएगा ना सर, ये। यस सर। दशमलव हटा करके नीचे में 1000, तो ये 10⁻³ ऊपर जाएगा, -3 आगे चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। इसमें आगे बताने की कोई जरूरत नहीं ना। कंफ्यूजन है तो बात आप कर सकते हैं। इसमें यदि बताने की जरूरत है तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तो एक तो इस तरह का सवाल हो गया। लॉग टेबल बताने की जरूरत नहीं ना है, लॉग टेबल बता दें। वैसे कुछ खास वैसा जरूरत नहीं पड़ता है लॉग टेबल का, लेकिन यदि आप सीखना चाह रहे हैं तो बता सकते हैं। सर इन टेक्स्ट का 3.4 बता दीजिए ना। इंटेक्स का 3.4 पीएच वाला है क्या? यस सर। चलिए समझ लीजिए। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बता दीजिए। पीएच किसको बोलते हैं? पीएच किसका फॉर्मूला क्या होता है पीएच का? क्योंकि इसमें पीएच दिया हुआ है तो पहले तो पीएच का फॉर्मूला ये क्या होता है बताइए, या डेफिनेशन ही बताइए। पीएच क्या होता है? माइनस लॉग एच प्लस हाँ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+। कंसंट्रेशन। हाँ, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच। तो ये देखिए इंटेक्स का 3.4 है जिसमें पीएच का वैल्यू दिया हुआ है, और हम लोग को पूछ रहा है कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब कि ई पूछ रहा है। इसको इरेज कर रहे हैं, इसको तो लिख चुके हैं ना, नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा।
देखिए इसमें सबसे पहले तो पीएच का वैल्यू दिया हुआ है, pH इक्वल टू 10 दिया हुआ है। तो ये इसमें 3.4 जो है इसमें pH 10 दिया हुआ है, तो माइनस लॉग H प्लस होता है 10, तो H प्लस जो हो जाएगा माइनस ये जैसे कि अभी जो बताए थे लॉग हटाने के लिए 10 टू द पावर करते हैं, तो वही यहाँ पे भी सोचेंगे। लॉग H प्लस इक्वल टू 10, ये -10 पहले करेंगे, तो इसीलिए अभी जैसे बताए थे कि लॉग हटाने के लिए रिप्लेस करने के लिए आप लोग क्या करते हैं 10 टू दी पावर कर देते हैं, तो 10 टू दी पावर -10 हो गया। अब इसके लिए आप इक्वेशन लिखिए H प्लस S2 पहले तो लिख दिए। अब इसमें ये गैसेस स्टेट में है, फॉर्मूला लिखेंगे H प्लस चेंज इनटू S2, तो E नॉट H प्लस इंटू ये S2 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग S2 गैसेस स्टेट में 1 कंसीडर होगा, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कंसीडर होगा नहीं, बचा हमारे पास H प्लस, तो H प्लस 2 है इसलिए पावर 2 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू तो 0 होता है स्टैंडर्ड का, H प्लस S2 का वैल्यू तो जानते हैं 0 होता है, माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग 1 बाई H प्लस का वैल्यू 10 टू द पावर -10 है, तो 10 टू द पावर -10 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद जो है इसको ये -20 हो जाएगा, ऊपर लेकर के जाइए +20, फिर सॉल्व कर लेंगे, आगे ये बन जाएगा। यस सर। अगला पूछिए। अगला जो इसमें 3.5 है तो वो तो सिंपल सा ही है, ई नॉट सेल दिया ही हुआ है, जैसे इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो 3.5 में आपको ई नॉट सेल दिया ही हुआ है, बाकी इसको बना लीजिएगा। 3.6 में भी ई नॉट सेल दिया हुआ है, गिब्स एनर्जी पूछ रहा है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, दोनों का तरीका आप जानते ही हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं ना है। सबसे पहले पीएच दिया हुआ था, तो पीएच का फॉर्मूला माइनस लॉग एच प्लस होता है, तो लॉग एच प्लस -10, तो लॉग को हटाएं 10 टू द पावर -10 हो गया। उसके बाद हम इक्वेशन लिखे और इसी का हमको सेल पोटेंशियल कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन का पोटेंशियल। तो सिंपल मतलब ई नॉट का तो वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 0 होता है, फिर आगे इसमें इक्वेशन रखे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 था, प्रोडक्ट तरफ हाइड्रोजन गैस है 1 लिख दिए, रिएक्टेंट तरफ जो है इलेक्ट्रॉन है और H प्लस है, तो H प्लस का कंसंट्रेशन होगा, इलेक्ट्रॉन का नहीं, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन नहीं होगा। तो H प्लस का हम लोग जो है वो पावर 2 कर दिए और इस तरह से इसको फिर सॉल्व कर लेंगे। देखिए बहुतों बार ऐसा सवाल आपको मिलेगा जिसमें ई नॉट सेल ये नहीं दिया रहेगा, ई सेल दिया रहेगा, कंसंट्रेशन दिया रहेगा, आप ई सेल की जगह पे ई सेल रखिए, कंसंट्रेशन की जगह पे कंसंट्रेशन रखिए, ई नॉट सेल पता कर लीजिए। या ये भी हो सकता है कि ये दोनों दिया रहे और कंसंट्रेशन पूछे, मतलब 2-3 तरह का प्रोबेबिलिटी सवाल का, अब जब बनाइएगा तो देखिएगा 2-3 तरह का प्रोबेबिलिटी रहता है सवाल का, तो वो सब आप चेक कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसमें आगे बढ़ें या और कुछ पूछ रहे हैं? सर एक बार वो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बता दीजिए, 1 लिखा है किसका? ये सर, हाइड्रोजन वो जो गैसियस स्टेट में है, तो ये इसको हम लोग स्टैंडर्ड ही कंडीशन मानेंगे, मतलब कि 1 बार ही पे ही प्रेशर पे मानेंगे, समझे ना, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है तो स्टैंडर्ड ही मानेंगे कि प्रेशर जो है 1 बार पे ही हम मेजर कर रहे हैं। नहीं तो फिर सवाल में कुछ दिया रहता, जैसे कि कभी कभी होता है ऐसा कि सवाल में कुछ प्रेशर अलग दिया रहता है, तो प्रेशर दिया रहेगा तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। जैसे कुछ सवाल इस तरह के स्टैंडर्ड मिल जाएंगे जहाँ पे हाइड्रोजन का कहेगा कि इतना प्रेशर पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो वैसे केस आप कहेगा मान लीजिए कि 2.5 एटीएम पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो 2.5 आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तब आई बात समझ में? हाँ सर आगे। सवाल में यदि नहीं कुछ दिया हुआ है तब हम 1 मान करके बना लेंगे, लेकिन प्राय जगह जैसे अभी एनसीईआरटी में आप देख रहे थे कि इंडेक्स में दिया हुआ था 1 बार प्रेशर पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है। अभी जो ऊपर वाला इससे पहले जो जस्ट पिछला सवाल जो बताएं उसमें 1 बार दिया हुआ था, यदि
नहीं कुछ दिया हुआ है तो तब भी 1 बार कंसीडर करेंगे, नहीं तो फिर दिया रहेगा। जैसे बोल देगा कि 1.5 बार है, 1.2.5 बार है, तो फिर उसको रखिए फिर वहां पे प्रेशर की जगह पे। और कोई कंफ्यूजन? नो सर। और किन्हीं को कुछ पूछना है यहाँ तक के टॉपिक से? क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ से अब नया रिफ्रेश टॉपिक शुरू होगा। हाँ सिमरन कुछ पूछ रहे थे? सर 3.5 का 3 में सर लॉग वाला जो सॉल्व कर रहे थे तो उसमें लॉग 125 आ रहा था, तो सर उसका वैल्यू कैसे पता चलेगा? 125 आ रहा था। वैसे देखिए हम इसको लॉग वाला ही सेक्शन केवल आपको करवा देते हैं। जैसे देखिए इसमें लॉग में हम लोग को आ जाएगा Ni2+ है, तो प्रोडक्ट तरफ 0.160 और रिएक्टेंट तरफ 0.00002 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये लॉग हम इसको लिख सकते हैं 0.160 बाई 0.002 इंटू 0.002। सर ये नहीं है सर, एक्सरसाइज का है। अच्छा एक्सरसाइज का, एक मिनट। हाँ बोलिए, एक्सरसाइज का कौन सा? 3.5 का 3.5 का 3। 3.5 का 3, तो ये हम लोग का SN2+ है 0.050 बाई ये डिवाइड में आ जाएगा 0.020 का स्क्वायर। तो इसको फाइनल सॉल्व करके लॉग कितना आ रहा था? 125। 125। तो 125 को log 5 का पावर कितना लिख सकते हैं? 25, ये 3 लिख सकते हैं ना? 25 पंचे 125 लिख सकते हैं ये। यस सर। तो 3 आगे चला जाएगा log 5, और log 5 के लिए आप वैल्यू जो होता है वो हम बता देते हैं। अभी वैसे आप कुछ दो चीजें हैं, चाहे तो कहिएगा तो लॉग टेबल देखना सिखा देंगे, नहीं तो फिर जहां जहां लॉग का वैल्यू जो आएगा वो आप हमसे पूछते चले जाइएगा। 0.6990 होता है, 0.6990। एक्चुअली में log 5 के लिए लॉग टेबल में 50 का 0 देखते हैं, 50 का 0। किताब सबके पास है एनसीईआरटी जिसमें लॉग टेबल है? तो कहिए तो बता दें यस सर। सब, क्योंकि देखिए बिना लॉग टेबल का ये चीज जो हम बताएंगे वो सीख नहीं पाइएगा। लॉग टेबल सामने में है तभी सीख पाएंगे। तो अवेलेबल है सबके पास लॉग टेबल अभी, लॉग और एंटी लॉग का तो दोनों बता देंगे, नहीं तो फिर आप कहीं से भी अवेलेबल कीजिए, क्योंकि देखिए लॉग टेबल सामने में रहेगा तभी वो सीख पाइएगा, नहीं तो नहीं सीख पाइएगा। आदर्श लॉग टेबल है सामने में? नहीं सर, खुल रहा है। तो देखो ये नहीं है कोई बात नहीं, अब मतलब अगले क्लास में करवा देंगे लॉग वाला सेक्शन। अभी यदि लॉग में कोई वैल्यू पूछना है तो पूछ लो। अगले दिन बस ध्यान रखना कि लॉग और एंटी लॉग टेबल, मतलब अगला क्लास तो ट्यूसडे को होगा, सैटरडे है, तो ट्यूसडे को लॉग कहीं से भी, अरे बहुत सारी किताब में अवेलेबल है, कोई भी किताब में से। नेट पे भी मिल जाएगा। हाँ नेट, फिर नेट पे तो बार बार तुमको जाना पड़ेगा ना देखने के लिए। मतलब फिजिक्स में बहुत सारे किताब में लॉग टेबल है, प्रैक्टिकल के कॉपी में भी रहता है। पुराना घर में ढूंढना, प्रैक्टिकल की कॉपी वॉपी हो उसमें भी लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल रहता है। तो बहुत सारे किताब में मिल जाएगा लॉग एंटी लॉग टेबल। तो वो टेबल सामने में रहेगा तो तुरंत सिखा देंगे, वो कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, मुश्किल से 10 मिनट का टॉपिक है, 10 मिनट में सिखा देंगे कि कैसे ये सब। अब जैसे लॉग मतलब कि 5 है, चाहे डायरेक्ट हमको 125 ही देखना है, हम डायरेक्ट 125 को भी देख सकते थे ऐसे बिना किए हुए, डायरेक्ट यहीं पे बता सकते थे क्या वैल्यू होगा, लेकिन उसके लिए लॉग टेबल सामने होना चाहिए। तो अगले दिन आप लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल दोनों रखिएगा, दोनों एक साथ सिखा देंगे कितना अब जैसे एंटी लॉग टेबल से क्या फायदा होता है कि मान लो x का पावर 5 इक्वल टू 2 है, अब तुमको पता करना है कि x क्या होगा, तो लॉग और एंटी लॉग टेबल की मदद से तुम कितना भी पावर हो, 5 क्या 1/5 ही क्यों ना हो, तुम बता सकते हो x कितना होगा, यदि लॉग और एंटी लॉग जानते हो तो। ने भारी से भारी डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स को तुम मतलब जैसे कि पावर 3 आ रहा है, सॉलिड स्टेट में प्राय होता है r⁻³ इक्वल टू इतना आया, r पता करना रहता है, तो ये लॉग और एंटी लॉग की मदद से तुरंत सॉल्व हो जाता है, समझे ना? तो ये सीख लोगे तो बहुत सारा मतलब जो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल में न्यूमेरिकल है कैलकुलेशन, वो जल्दी जल्दी बन जाता है। तो वो 10 मिनट का टॉपिक है, बता देंगे अगले दिन, किताब लेकर के रखना। चलो आज आगे टॉपिक बता देते हैं। सर लॉग 13 का वैल्यू बता दीजिए ना। log 13, यस तो सर। log 13 हो जाएगा तुमको 1 मिनट, 13 है ना, तो 10 1 पॉइंट हो जाएगा तुमको 13 का 0 1139 1.1139,
1.1139 log 13 का। ओके सर। सर एग्जाम में गिवन होगा ना इसका वैल्यू? हाँ गिवन है, मतलब जितने भी प्राइम नंबर है, देखो प्राइम नंबर का वैल्यू तुमको दिया रहेगा log 2, 3, 5, 7 ये सब का। वो तो बार 20 सवाल में ही दे देता है, वो तो बार फर्स्ट ही पेज पे दे देता है जहाँ से सवाल शुरू होता है वहीं पे। या फिर तुमको लॉग टेबल नहीं देता है, बस अभी फिलहाल बस जानने के लिए सीख लो। मेन तो लॉ का प्रॉपर्टी से ही सवाल बन जाता है, मतलब सीखने के लिए जस्ट कि हमको जल्दी बनाना है सवाल, तो सीखने के लिए, नहीं तो एग्जाम में दिया ही रहता है। क्योंकि लॉग का जरूरत आपको देखिए अभी अगले चैप्टर में भी है, केमिकल काइनेटिक में भी है, वहां पे भी लॉग का जरूरत पड़ेगा आपको अलग अलग केसेस में, वहां पे भी तो सीख लीजिएगा तो फिर अगले चैप्टर में भी काम आ जाएगा केमिकल काइनेटिक में। अगला जो अब वर्ड है वो समझिए, फिजिक्स का वर्ड है, फिजिक्स में आप पढ़े भी हैं। देखिए अगला वर्ड है रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। रेसिस्टेंस क्या होता है, तो किसी भी सब्सटेंस का प्रॉपर्टी जिससे वो सपोर्ट करता है, सॉरी अपोज करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, रेसिस्टेंस सपोर्ट करे तो कंडक्टेंस। मतलब रेसिस्टेंस के बारे में कहेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंस by which it opposes flow of electric current is called resistance, and by which it support flow of electric current, support flow of electric current, flow of electric current is called conductance। रेसिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, मतलब रेसिस्टेंस इक्वल टू 1 by कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस को तो R से डिनोट करते हैं, लेकिन कंडक्टेंस को यहाँ पे G से डिनोट करते हैं, कैपिटल G से, ध्यान रखिएगा केमिस्ट्री में कैपिटल G से डिनोट किया जाता है कंडक्टेंस को। रेसिस्टेंस कैपिटल R और कंडक्टेंस कैपिटल G। अब रेसिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जानते हैं कि नहीं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? यस सर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? सर जैसे किसी भी वायर को अगर कट करेंगे तो वो जो एरिया वहाँ पे दिखता है उसे कहते हैं। हाँ, परपेंडिकुलर एरिया जो होता है, ये परपेंडिकुलर कट करने पे ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बोल सकते हैं यदि रेडियस दिया हुआ है तो, मतलब ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जहां R जो है वो रेडियस है, तो चूंकि सर्किल है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को कंबाइंड करके हम लोग रेसिस्टेंस का फॉर्मूला इस तरह से ला सकते हैं कि R इक्वल टू R प्रोपोर्शनल टू L बाई A। प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए रो आएगा, रो L बाई A। यहाँ रो को जो कहा जाता है रेसिस्टिविटी, R रेसिस्टेंस हो गया, रो L बाई A। अब यूनिट जो होता है रेसिस्टेंस का वो तो मालूम ही है, ओम होता है। रो का यूनिट क्या होगा बताइए? रेसिस्टिविटी का, रेसिस्टेंस का यूनिट तो ओम हुआ, रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा देख करके बताइए। सर ओम मीटर। हाँ बिल्कुल, ओम मीटर। ये ओम मीटर।
तो ये तो हो गया रेसिस्टेंस। कंडक्टेंस जो होता है वो उल्टा होता है, इसका अपोजिट होता है। कंडक्टेंस लेंथ ऑफ वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का डायरेक्टली। तो जी से डिनोट करते हैं, जी प्रोपोर्शनल टू ए बाई एल। प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए रो लेंगे, सॉरी कप्पा, ये कप्पा बोलते हैं इसको। ये के की तरह होता है, थोड़ा सा मोड़ देते हैं इसको, इसको कप्पा बोलते हैं। ये हो गया कंडक्टिविटी। अब कंडक्टेंस का यूनिट जो होगा वो 1 बाई रेसिस्टेंस होता है। तो 1 बाई ओम या पर ओम, और या फिर आपको ये उल्टा ओम महो, कहीं कहीं एम, मतलब जैसे ओम लिखते हैं OHM, तो OHM को उल्टा क्या लिखेंगे, MHO महो। तो देखिए यूनिट जो होगा कंडक्टेंस जी यानी कंडक्टेंस पर ओम या फिर महो या फिर साइमन। देखिए एनसीईआरटी में एक नया यूनिट का इस्तेमाल किया है, एस फॉर साइमन। वैसे पुराने किताब में पर ओम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल है, पर ओम। तो आप ये बता दीजिए कप्पा का यूनिट क्या होगा। यूनिट ऑफ कप्पा यहाँ पे देख करके बताइए, यूनिट ऑफ कप्पा। सर मो पर मीटर। हाँ महो पर मीटर, बिल्कुल, या पर ओम पर मीटर, पर ओम पर मीटर, या साइमन पर मीटर, या महो पर मीटर, या सेंटीमीटर भी आप बोल सकते हैं। तो ये हो गया कप्पा का यूनिट। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, रेसिस्टेंस का मतलब होता है वो प्रॉपर्टी जिसे कोई भी सब्सटेंस अपोज करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, और कंडक्टेंस क्या हुआ, सपोर्ट करे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। रेसिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टेंस का अपोजिट होता है, मतलब रेसिस्टेंस इक्वल टू 1 बाई कंडक्टेंस। अब रेसिस्टेंस होगा वो लेंथ ऑफ वायर का डायरेक्टली और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इनवर्सली, दोनों को कंबाइंड किए तो L बाई ए आ गया। मतलब यहाँ पे प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट आता है रेसिस्टिविटी। अब यूनिट जो होता है रेसिस्टेंस का ओम होता है, और जो रेसिस्टिविटी का यूनिट है पर ओम पर मीटर होगा, पर ओम पर मीटर। उसके बाद कंडक्टेंस जो होता है वो रेसिस्टेंस का अपोजिट होता है। बस समझे, कंडक्टेंस जो होगा वो रेसिस्टेंस का अपोजिट होगा। तो ये जो होगा ये डायरेक्टली था, ये इनवर्सली हो गया। ये एरिया क्रॉस सेक्शन का इनवर्सली था, ये डायरेक्टली हो गया। उसके बाद हम फॉर्मूला लाए और फिर इसका यूनिट जो होता है तो हम लोग यहाँ पे देखें। समझ गए? यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है तो बात कर सकते हैं, वैसे कुछ खास टॉपिक है नहीं, सिंपल सा ही टॉपिक है। किसी भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के पीछे क्या क्या रीजन है, आखिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों करता है, मतलब किस फैक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, बताइए। जैसे मेटल से इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो करता है, मेटल से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के पीछे क्या रीजन है। निखिल, मेटल से इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो करता है? सर उसका रेजिस्टेंस कम रहता है इसलिए। नहीं नहीं नहीं, हम फैक्टर पूछ रहे हैं, तुम वो प्रॉपर्टीज बताने लगे। आदर्श, इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो करता है, मेटल से नॉन मेटल से तो नहीं फ्लो करता है। बेसिक्स तो कंडक्टर वजह से। ये तो हुआ रेसिस्टेंस कंडक्टेंस के टर्म में ना, फैक्टर हम पूछ रहे हैं। अंकिता, क्या रीजन है? सर क्या बोले? मतलब कि मेटल से इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो करता है? सर वो उसका फैक्टर्स होते हैं सर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। अरे तुम लोग ज्यादा सोच रहे हो, हम बोल रहे हैं सिंपल सोचो। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कहाँ कहाँ क्या क्या सोचने लगे। हम पूछ रहे थे सिंपल सिंपल फैक्टर क्या है,
इलेक्ट्रिक करंट फ्लो के पीछे, तो वो है फ्री इलेक्ट्रॉन का होना। बाकी तो ये सब हम लोग उसमें फिर बोलते हैं कि रेसिस्टेंस मेटल का कम होता है, कंडक्टेंस ज्यादा होता है, ये सब मेन फैक्टर क्या है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो के पीछे? दो फैक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन का होना चाहे फ्री आयन का होना। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो तो उस तरह के कंडक्टेंस को बोलते हैं मेटालिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, और आयंस की वजह से यदि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टेंस। आई बात समझ में? कंडक्टेंस कितने तरह का हो गया? दो तरह का, एक फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटालिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, और दूसरा हुआ फ्री आयन की वजह से ये इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टेंस। समझे क्या हम बोले? ये तो हो गया प्रॉपर्टीज की, मतलब रेसिस्टेंस कम हो ज्यादा हो वो तो होता ही है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के पीछे फैक्टर क्या रिस्पॉन्सिबल है? तो फैक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से या फ्री आयंस की वजह से। समझ गए? यानी कि कंडक्टेंस हम लोग के पास कितने तरह का हुआ? कंडक्टेंस कितने तरह का हुआ? कंडक्टेंस के टाइप कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे, एक होगा मेटालिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस और दूसरा होगा आयनिक या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इसको इरेज कर रहे हैं, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बात कर सकते हैं। देखिए कंडक्टेंस जो होता है वो दो तरह का, टाइप ऑफ कंडक्टेंस। दो तरह का होता है, मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। सॉरी, नहीं सही है, मेटालिक या इलेक्ट्रॉनिक। आयनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो इसके बारे में कहेंगे कि जो मेटल में पॉसिबल होता है, मेटालिक फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉसिबल होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉसिबल होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक, और मेटल में पॉसिबल होता है इसलिए मेटालिक। आयनिक कंपाउंड में या आयनिक कंपाउंड मॉल्टेन स्टेट में हो चाहे सॉल्यूशन हो तब पॉसिबल होता है। तो ये हो गया आयनिक या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो इसके बारे में कहेंगे द कंडक्टेंस possible in case of metal is called metallic conductance। ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। इट इज पॉसिबल ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन is called electronic conductance। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉसिबल होने की वजह से इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस बोलते हैं। द कंडक्टेंस पॉसिबल इन केस ऑफ मॉल्टेन, क्योंकि आयनिक कंपाउंड से सॉलिड स्टेट में फ्लो नहीं संभव है, मॉल्टेन होना चाहिए। मॉल्टेन आयनिक कंपाउंड और आयनिक सॉल्यूशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं?
the conductance possible in case of molten ionic compound or ionic solution electrolyte is called ionic or electrolytic conductance. इसके पीछे रीजन है, ये फ्री आयंस की वजह से पॉसिबल होता है. इट इज पॉसिबल ड्यू टू फ्री आयंस. तो इस पे और ज्यादा डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे. आप आज का क्लास यहीं तक, और साथ में आज 3:30 से ऑर्गेनिक भी रहेगा. तो ऑर्गेनिक में आज हम लोग साइक्लिक वाले पार्ट का नेमिंग करेंगे. आज का क्लास इंपॉर्टेंट होगा ऑर्गेनिक का, तो इसीलिए 3:30 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा. 3:30 बजे आज. और कल देखते हैं, कल हो सकता है कि आप लोग का 3:30 की जगह पे इसी टाइम में रखें ऑर्गेनिक 12 बजे, जैसे ये फिजिकल का रहता है उसी तरह से. तो खैर वो कंफर्मेशन बता देंगे आज 3:30 बजे वाले क्लास में. समझ गए? तो इसको लिख लिए हैं या फिर लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए. और आज 3:30 बजे ध्यान रखिएगा, साइक्लिक पार्ट का नेमिंग है, इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज साइक्लिक में ब्रांच लगा करके बताएंगे कि कैसे क्या. तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है, प्रैक्टिस उसमें थोड़ा सा ज़्यादा जरूरत पड़ता है. और इसके बाद आपको फिर फंक्शनल ग्रुप शुरू हो जाएगा, जो फिर आप 12th का हम लोग किताब की तरफ मूव कर जाएंगे. मैंने 12th की किताब में जो भी नेमिंग है उस पर चले आएंगे. जस्ट एक मतलब आज और कल के क्लास के बाद 12th वाले पार्ट में हम लोग पहुंच जाएंगे. तो इसको लिख लिए हैं. यस. तो ठीक है, इसको हम यहाँ से क्लोज कर रहे हैं. तो 3:30 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा आज फिर.